गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने बजट शुरू किया था कि बजट क्या होता है, किस प्रकार बनता है, उसके क्या प्रकार हैं, उससे क्या लाभ है। उसी की कंटिन्यूशन में है हाउस होल्ड अकाउंट्स, यानी कि घरेलू हिसाब किताब। तो घरेलू हिसाब किताब के लिए ये होता है कि गृहिणी का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है कि अपनी सीमित आय में असीमित आवश्यकताओं को पूरा करें और आय व्यय का विस्तृत विवरण रखें कि किन जगहों पर कितना खर्च हुआ है। हिसाब लिखना बहुत ज़रूरी होता है। बिना हिसाब लिखे अगर फिर हमें भविष्य में अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कई बार हमारा बजट गड़बड़ा जाता है। तो इस स्थिति में घरेलू हिसाब किताब रखना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसके कई फ़ायदे भी होते हैं। तो घरेलू हिसाब किताब रखने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप प्रतिदिन का हिसाब लिखना। अब कुछ गृहिणियाँ ऐसी होती है जो कि प्रतिदिन खर्च का हिसाब लिखती हैं। उनसे उनको ये रहता है कि प्रतिदिन किन किन चीज़ों पर उन्होंने कितना खर्च किया है। दूसरा तरीका होता है रोकड़ बही लिखना। रोकड़ बही एक बही के रूप में एक डायरी टाइप होती है जो बाजार में मिलती है। इसमें दो भाग होते हैं, बाएं वाले भाग को नाम पक्ष और दाएं वाले भाग को जमा पक्ष कहते हैं। और उसमें जो भी खर्चा होता है उसको तिथि और दिनांक को लिखते हैं। इस प्रकार पूरे महीने का खर्च विवरण रखते हैं। यदि अंत में आय व्यय से अधिक रहता है तो उसे रोकड़ बही कहते हैं। अगले माह का हिसाब लिखते समय नाम पक्ष में जमा कर लेते हैं। तो इसका हिसाब इस सब रोकड़ बही से भी एक आय व्यय का संतुलन बना रहता है और हमें पता रहता है कि हमने किस मद पर कितना खर्च किया है। तो हाउस होल्ड अकाउंट्स के कुछ प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार बताए गए हैं, अल्पकालीन हिसाब किताब और दीर्घकालीन हिसाब किताब। अल्पकालीन हिसाब किताब जो होता है, जैसे कि बाजार खर्च का हिसाब। बाजार खर्च का हिसाब लिखकर रखना गृहिणी के लिए अत्यावश्यक है। परिवार अपनी आय का अधिकांश भाग यानी कि 50 से 60% तक बाजार खर्च में करता है, जैसे कि भोजन सामग्री, फल सब्जी, दूध, वस्त्र, दवाइयाँ, मनोरंजन के साधन आदि। तो इन वस्तुओं को खरीदने में कितना व्यय किया गया उन्हें अवश्य ही लिखा रखना चाहिए। इससे लिखने से ये पता चल जाता है कि प्रतिदिन उन्होंने मार्केट में या इन चीज़ों के ऊपर कितना खर्च किया है। दूसरा है दूध का हिसाब। ये डेली लिखा जाता है। दूध का हिसाब लिख कर रखा जाता है तो महीने के अंत में हिसाब रखना कठिन नहीं होता, बल्कि दूध का हिसाब रखने से ये रहता है कि हमें एक जो अपना प्रतिदिन जो भी खर्चा हुआ है उसका हम लिख लेते हैं, और जिस दिन दूध नहीं लिया है उस दिन भी हम क्रॉस लगा देते हैं, तो ये पता रहता है कि महीने के अंत में हमें उसे कितना पेमेंट करना है। इसी तरह फल और सब्जी का हिसाब। प्रतिदिन परिवार में फल और सब्जियां तो आती है, या कई बार ऐसा होता है कि हम हफ्ते में एक बार खरीद के लेकर आते हैं, तो इसका हिसाब रखना भी अत्यंत आवश्यक है। इससे हमें पता रहता है कि इन चीज़ों पर हमने कितना खर्च किया है। इसी तरह धोबी का हिसाब। अब कुछ घरों में ऐसा होता है कि कपड़े जो होते हैं, इस्त्री कपड़े धुलवाते हैं और इस्त्री भी करवाते हैं, तो प्रतिदिन कपड़े लेने नहीं जाता बल्कि हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार हम कपड़े धुलवाते हैं और रखते हैं। तो उसका हिसाब लिखना भी आवश्यक होता है, और इससे भी ये रहता है कि हमने पूरे महीने हमने वस्त्र धुलाई पर कितने पैसे खर्च किए हैं। इसी तरह ईंधन का हिसाब। चूल्हे जैसे गैस की जो व्यवस्था होती है घरों के अंदर, माइक्रोवेव, कुकिंग रेंज, ओवन आदि बिजली से ही चलाए जाते हैं, परंतु जो ईंधन होता है, गैस चूल्हा होता है, इसके ऊपर भी हमने कितना खर्च किया गया है, कितने सिलेंडर हमने खरीदे हैं, इसका भी हिसाब रखना एक तरह से अल्पकालीन हिसाब किताब के अंतर्गत आता है। इसी तरह सेकंड आता है दीर्घकालीन हिसाब किताब। बहुत सारे व्यय ऐसे होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, वह साल भर में होते हैं, मुश्किल से 2 या 3 बार किए जाते हैं या निर्धारित समय पर करते हैं, जैसे कि जीवन बीमा चुकाना। जीवन बीमा प्रीमियम चुकाने हेतु एक समय निर्धारित किया जाता है, उसी के अनुसार हमें उस पर राशि व्यय करनी पड़ती है। तो दीर्घकालीन हिसाब किताब के अंतर आता है संपत्ति का हिसाब। इसके अंदर संपत्ति के जो स्वामी होते हैं उससे संबंधित विवरण को लिखा जाता है। यदि परिवार में कोई मकान, जमीन या दुकान खरीदी है तो वही खाते में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि मकान, दुकान, जमीन किससे खरीदी है, कब खरीदी है, कितने मूल्य की खरीदी है और किसके नाम से खरीदी गई है, कितना पैसा हम दे चुके हैं और कितना बकाया है। और ये सब चीज़ें जो होती है दिनांक सहित लिखी होती है, तो उससे उसके हिसाब से पता लग जाता है कि संपत्ति के बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर है दीर्घकालीन हिसाब में आता है जीवन बीमा। जीवन बीमा का हिसाब भी बही खाते में लिखा जाना चाहिए। इसमें कब बीमा कराया गया, बीमा पॉलिसी का नंबर क्या है, कितने वर्षों के लिए कराई गई है, कितनी प्रीमियम राशि का अदा करने की तिथि क्या है, पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी कौन है, उत्तरधारी कौन है, किस तिथि वर्ष को बीमा करवाया गया, इसकी असल मूल्य क्या है, बीमा किस प्रकार का है। ये सारी बातें अगर हम बही खाते में लिखते हैं तो उसका भविष्य में ये ध्यान रहता है कि ये अकॉर्डिंग जो बीमा कराया गया है वो किसके नाम से है और इसका उत्तराधारी कौन है, और बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त करते समय भी कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर होता है ऋण खाता। ऋण खाता उन परिवारों के लिए रखना जरूरी होता है जिसमें कंपनी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, फॉर्म आदि से ऋण लेते हैं। आज की बढ़ती महंगाई में मकान, दुकान, वाहन आदि खरीदने के लिए ऋण लिया जाता है।
ऐसी स्थिति में ऋण खाता रखना जरूरी है जिससे ऋण संभावित संपूर्ण ब्यौरा लिखा जा सके। ऋण की राशि, ब्याज की दर, ऋण चुकाने की तिथि, कितनी राशि ऋण के रूप में दे चुके हैं और कितनी अभी बकाया है। तो इसका हिसाब रखने से भी भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर होता है संपत्ति बंधन हिसाब। इस खाते में संपत्ति को गिरवी रखने से संबंधित सभी हिसाब लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत गिरवी रखने वाले का नाम, ऋण की कुल राशि, ब्याज की दर, परिपक्वता की तिथि, मूलधन चुकाने प्राप्त करने की तिथि आदि आते हैं। इन सभी का विवरण भी मई दिनांक बही खाते में लिखा जाना चाहिए। तो इससे भविष्य में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सब पता रहेगा कि हम कितनी राशि जो है दे चुके हैं और कितना अभी बाकी है। नगद रोकड़ का हिसाब। परिवार अपने सुखद भविष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य की पूर्ति हेतु कुछ न कुछ पैसा अवश्य ही बचाते हैं, जिसे बचत कहते हैं। इन बचत को वह बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराता है। जमा करने के विविध तरीकों का वर्णन संबंधित अध्याय में लिखा जाता है। नगद रोकड़ को हिसाब बही खाते में लिखा होना चाहिए। उससे लिखना जरूरी होता है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, बुक नंबर क्या है, कितने रुपए का खाता है, खाते का प्रकार क्या है, कितने समय के लिए जमा किया गया। ऐसा करने से राशि जमा कराने व निकालने में सुविधा रहती है और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। फिर होता है आय का हिसाब। नौकरी करने वाले लोगों के लिए प्रतिवर्ष मार्च फरवरी के अंत में वेतन ब्यौरा पता चल जाता है कि वर्ष भर में कितनी आय हुई है। मगर कुछ पेशे ऐसे जिसमें आय अनिश्चित होती है, जैसे कि वकील, चिकित्सक, ठेकेदार, दुकानदार, किसान, व्यापारी आदि। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी आय का मासिक, वार्षिक विवरण रखना आवश्यक होता है। इससे ये लाभ होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने वकील की फीस नहीं दी है तो वकील फीस की राशि वसूल कर सकता है। इसके अतिरिक्त ये भी पता चल जाता है कि महीने में लगभग उसकी आय कितनी हो जाती है। इसी के आधार पर बजट बनाया जा सकता है। वैसे भी अनियमित आय वाले व्यक्ति के लिए बजट बनाना एक कठिन एवं श्रमधारक कारक होता है। तो ये है कुछ घरेलू हिसाब किताब के प्रकार, जिसमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन आते हैं। तो घरेलू हिसाब किताब रखते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि हिसाब किताब जो है प्रतिदिन लिखा जाना, ताकि किसी भी तरह की कोई भूल चूक ना हो। जितना खर्च जिस मद में हुआ उसका पूर्ण विवरण होना चाहिए। हिसाब किताब लिखने के लिए डायरी, कॉपी का उपयोग किया जाना चाहिए। दीर्घकालीन हिसाब रखने के लिए बही खाता श्रेष्ठ होता है। हिसाब किताब में लचीलापन होना चाहिए, अर्थात यदि कोई आवश्यकता बीच में आ गई हो तो उसे पूरा करना जरूरी हो तो अवश्य लिखना चाहिए। हिसाब किताब स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। घरेलू हिसाब किताब से संबंधित डायरी कॉपी को संभाल कर रखना चाहिए। हिसाब किताब तब तक रखना चाहिए जब तक कि उसको रखने की आदत ना बन जाए। तो यह है घरेलू हिसाब किताब, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू।